यहाँ पे जैसे मैंने मार्किंग की हुई है तो कितना पॉइंट है, 2 पे लिखा हुआ है, क्या दिया है। अब देखेंगे प्रश्न आते हैं, देखते हैं। अब देखें आप कि जो भी प्रश्न मैंने आपको भी बताए हैं लगभग वही प्रश्न आपको आर्ट एंड कल्चर में देखते हैं हम कि किस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं, वही आ चुके हैं। हिस्ट्री के प्रश्न हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में किस प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो देख लीजिए एक बार। ह्यूमन ज्योग्राफी से किस प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो भी आप देखना। वर्तमान में लोहे इस्पात उद्योग के, ये तो अभी मैंने देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी उसी सीरीज को बढ़ाते हुए एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी। इस सीरीज में यह लेक्चर जीएस पेपर मेंस ओरिएंटेड होगा, जहां पर हम बात करेंगे सिलेबस, जीएस के जो पेपर हैं मेंस के अंदर उनके सिलेबस क्या हैं, साथ ही साथ हम आपको उनके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न दिखाएंगे कि जीएस का पेपर में सिलेबस में क्या लिखा हुआ है और पेपर में जो आता क्या है, प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, फिर प्रश्न जो है वो किस प्रकार से फ्रेम किए जाते हैं। आज हम ये बातें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज का जो एजेंडा है मैं आपको बता देता हूँ, पूरा मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि हमें क्या करना है। ये इसमें मेंस, इसके अंदर आपको पता है पेपर होते हैं, जीएस के 4 पेपर होते हैं। पहले आपको कंपलसरी पेपर होता है, कंपलसरी पेपर होता है, फिर आपका एसए का पेपर, फिर आपका जनरल स्टडी होती है 1 to 4, यानी कि 1 से लेकर के 4 पेपर। और इसके बाद आपका होता है ऑप्शनल, इसके अंदर भी क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इसके अंदर भी आपके 2 पेपर होते हैं, एक तो इंग्लिश होगा आपका और एक कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप ले सकते हैं। एक इंग्लिश होगी और एक अपनी कोई भी रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, कोंकणी, उड़िया, जो भी है आपके पास है वो आप ले सकते हैं। इस प्रकार से इसका फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो अब हम बात जो करेंगे इस वाले लेक्चर में जीएस का जो पेपर है उस पर हम बात करने वाले हैं। और जीएस के भी पेपर में, यानी कि अब हम आज जो हम बात करेंगे जीएस, जिसमें मैंने आपको बताया 4 पेपर है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड पेपर और जीएस का 4th पेपर, यानी कि ये 4 पेपर हैं इसके अंदर। तो आज हम बात करेंगे, आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर जो है उसमें हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर और इसका क्या, इसका सिलेबस क्या है, और दूसरा यानी कि पीवाईक्यूज क्या, इसके हम देखेंगे कितने पॉइंट्स इसके अंदर हैं और उनसे किस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं। आज हमारा एजेंडा ये है। ठीक है, पहला है सिलेबस देखेंगे। सिलेबस एक साथ नहीं देखेंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट में गिनाते हुए चलूंगा कि कितने पॉइंट्स इसमें टोटल है, और उस पॉइंट्स में जैसा हम शुरू के 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स लेंगे, फिर उससे प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे, फिर 2-3 पॉइंट्स लेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम इसे लेकर के चलेंगे, तो ये लेक्चर इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। अब हम देखते हैं पहले सिलेबस क्या है। जीएस फर्स्ट का जो जनरल स्टडी फर्स्ट है यूपीएससी के लिए, उसका सिलेबस क्या है, तो चलते हैं। जनरल स्टडी पेपर सेकंड का मतलब यहाँ पे है कि ये दूसरे नंबर का पेपर है, दूसरे नंबर पे ये पेपर होगा, ये बोल रहा है वो। ठीक है, दूसरे नंबर पे होगा ये, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो पेपर सेकंड, यहाँ पे हम जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्किंग की हुई है, आप देखना एक बार, यहाँ पे जैसे मैंने मार्किंग की हुई है तो कितना पॉइंट है टोटल इसके अंदर, 12 पॉइंट है। यानी कि पूरा जो सिलेबस है जीएस फर्स्ट का, जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो 12 बिंदुओं में विभाजित है, 12 पॉइंट्स उसके अंदर है। हम 1 बाई 1 करके देखेंगे। पहले एक बार मैं पूरा पढ़े देता हूं इसे, ताकि आप एक बार समझ लें कि कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर है, कौन कौन से विषय इसके अंदर हैं। वो तो इसमें देखो यहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, दूसरा है हिस्ट्री,
अब यहाँ पे हिस्ट्री जब लिखा हुआ है यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट, ये दोनों है, क्योंकि मेडिवल से प्रश्न आते नहीं है, एंसेंट से भी मेंस में खास प्रश्न है नहीं, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। वो जो मेडिवल और एंसेंट है उसका जो पार्ट है वो कल्चर वाला जो पार्ट है वहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो कल्चर वाला जो पार्ट है इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लिख दिया इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी और दूसरा आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के बाद का जो भारत है वहां से भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी है, जिसके अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और उसी के अंदर और विभाजन करा जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इस प्रकार की जो ज्योग्राफी है उनसे प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है, तो सोसाइटी का मतलब है यहाँ पर सोशल इश्यूज, सोसाइटी यहाँ पर आएंगे सोशल इश्यूज। अगर हम इसका बात करते हैं तो सोशल इश्यूज के नाम से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। सामाजिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे नाम से आपको यहाँ ये देखने के लिए मिलेगा। अब हम एक बार देखते हैं कि ये है क्या, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें शामिल है, ये एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ पहले पॉइंट्स में आप देखेंगे, पहले पॉइंट में आप देखेंगे इंडियन कल्चर विल कवर द सैलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्ट फॉर्म लिटरेचर। कौन कौन सा? एक तो आर्ट फॉर्म, दूसरा क्या है? आर्ट फॉर्म, दूसरा है लिटरेचर, लिटरेचर से प्रश्न आएंगे, आर्किटेक्चर से प्रश्न आएंगे, फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम, यानी कि एंशिएंट से लेकर के जो मॉडर्न टाइम तक का है वो सारा आपको इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो मॉडर्न टाइम में भी जितना भी है वो सारा इसी के अंदर से क्या हो जाएगा? कवर हो जाने वाला है आपका। तो इसमें पूछा क्या जाएगा? आर्ट फॉर्म्स पूछी जाएंगी, आपको लिटरेचर पूछा जाएगा, तो एंशिएंट से लेकर के आप तक का। अगर आज भी कोई इस तरीका से लिटरेचर है जो बहुत इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा प्रभावी है समाज के लिए, कि कोई बुक है वो भी एक लिटरेचर का ही भाग हो जाएगा। अगर कोई साहित्यिक बुक लिखी गई है किसी के द्वारा वो भी लिटरेचर का, तो मे भी हो सकता है कि उससे भी प्रश्न आपसे पूछे जाए, क्योंकि उन्होंने लिखा है एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। तो एंशिएंट जो लिटरेचर है जिनमें आप महाभारत है, रामायण है, ठीक है, कुछ भी वहां से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसी प्रकार से मॉडर्न टाइम में भी अगर कोई इस प्रकार का साहित्यिक लिखा जाता है साहित्य, तो वहां से भी प्रश्न आपसे पूछने की संभावना बनती है। दूसरा पॉइंट क्या है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। दूसरा क्या है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी के बाद, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी के बाद का जो इतिहास है वो मॉडर्न में आपको पूछे जाने वाला है। अंटिल द प्रेजेंट, अभी तक का पूछा जा सकता है। सिग्निफिकेंट इवेंट्स, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं इस मायने में जहां से इतिहास क्या लेता है, एक मोड़ ले लेता है, उसे हम बोलते हैं महत्वपूर्ण इवेंट्स। अब यहां पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण इवेंट्स, कोई भी इस तरह का कोई इवेंट्स हिस्ट्री में हुआ है कि जिसने आज के इतिहास को तय किया है, आज के इतिहास की दिशा तय की, वो आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीका से हम क्या याद रखना है, अगर इतिहास में कुछ आपको इस प्रकार से मिलता है जिसने पूरी दशा ही बदल दी, पूरी दिशा और दशा देश की चेंज कर दी, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। किताब में अब आप जब पढ़ रहे हो मेंस के लिए, तो सिलेबस को आपको अपने दिमाग में रखना है। सिलेबस में यार इस तरीका से लिखा हुआ है कि आपको एकदम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगी जिनसे इतिहास की दिशा तय हुई है, आज के टाइम की दिशा तय हुई है, वो हमको यहाँ पे उस पर हमें ध्यान देना है। वहां से प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, उस पर हमें विचार कर लेना है। और मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि आप अगर यूपीएससी के वास्तव में एक अभ्यर्थी हैं, आप मानते हैं कि नहीं मैं एक ट्रू एस्पायरेंट्स हूं यूपीएससी का, तो आपके 3 काम होने चाहिए। पहला वर्क आपका होना चाहिए, आपको स्टडी करना है, और स्टडी करने का जो अप्रोच है वो मैं आपको लगातार लेक्चर 1 से लेकर के, इसी सीरीज के अंदर अभी हम चल रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के अभी तक, ये शायद इस लेक्चर के बाद में 3 to 4 लेक्चर आने वाले हैं और वो सीरीज हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद में जब हमारा ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तब हम चलेंगे अपने स्टडी वाले पार्ट पर, यानी कि पढ़ना क्या है। अभी तक हमें आपको सिखा रहा था पढ़ना कैसे है, पहले कैसे तो सीख ले, पढ़ना कैसे है, क्या बात आपको ध्यान रखनी है, किस तरीका से प्रिकॉशंस आपको लेने हैं अपनी तैयारी में, किस प्रकार से अपने आप को आपको जागरूक बनाना है। ये नहीं कि उठे और बस लग गए, फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है।
तो अभी तक मैं आपको जगाने का कार्य कर रहा था, आपको अवेयर करने का कार्य कर रहा था कि आपको करना कैसे है। अब मैं आपको वो करके कुछ तो मैंने दिखाया है, लेकिन अब हम उसका जो है एप्लीकेशन यानी कि अब स्टडी वाली बातें हम देखने वाले हैं आपको कि पढ़ना क्या है, उसमें से किताबों से क्या पढ़ना है, आपको न्यूज़पेपर से क्या पढ़ना है, पढ़ना कैसे है, ये सीरीज पूरी जो कंप्लीट मैं कर चुका हूँ। इसी के ये अंतिम लेक्चर्स है, 4 लेक्चर्स और आएंगे इसमें, 3 ये जर्नल स्टडी के और एक लेक्चर आएगा आपका कंपलसरी पेपर का, जहां पे मैं आपको पेपर दिखाऊंगा और साथ ही साथ दिखाऊंगा कि इसमें पूछा क्या जाता है। आपको इसकी तैयारी को नेग्लेक्ट नहीं करना। तो ये 4 लेक्चर और आने हैं इससे अलग, और ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेक्चर आगे इसमें जब आएंगे जब आप कमेंट्स करेंगे और पूछेंगे कि ये परेशानी है, और वो परेशानी मैंने पीछे डिस्कशन नहीं की है, बाकी तो मैंने बहुत एलोबरेट मैनर में अभी 3 लेक्चर में लेकर के आया था। 30 डाउट्स अबाउट यूपीएससी एस्पायरेंट, 30 वो संदेह कौन से हैं जो प्रत्येक यूपीएससी एस्पायरेंट्स को होते हैं, उसके ऊपर एक सीरीज लेकर के आया था जिसमें 3 लेक्चर्स थे। वो लेक्चर आप देख लें। अगर उन्हें देखने के बाद भी आपको लगता है कि मेरा समाधान इनमें नहीं हुआ है, तब आप कमेंट करें और पूछें, और ऐसे कमेंट जितने भी आएंगे कि जो मैंने वहां पर डिस्कशन नहीं किया, तो उनके ऊपर मैं एक लेक्चर लेकर के आऊंगा, और इस तरीका से इस सीरीज पर फुल स्टॉप लग जाएगा। अब आगे हम बात करते जाएंगे कि क्या करना है, जैसे हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में कैसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो करके यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा और पढ़ाते हुए चलेंगे। और इस तरीका से 360 डेज का जो मैंने आपसे एक वादा किया है कि 360 डेज में हम ये सब खत्म कर देंगे पूरा सिलेबस, तो वो उसके लिए हम चलना प्रारंभ कर देंगे। और इश्यूज का मतलब है कि मैं मानता हूं कि इशू बेस ही तैयारी होनी चाहिए। सारी की सारी जो तैयारी है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि 300 प्लस इश्यूज ऐसे हैं पूरी जीएस के अंदर, यूपीएससी की पूरी जीएस के अंदर 300 प्लस इश्यूज, मेजर इश्यूज ऐसे हैं जिन पर लेकर के हमें तैयारी करनी है। हमारी तैयारी बड़ी साइंटिफिक होगी, उंगली पे होगी, आप कैसे गिन के बता दोगे, ये तैयारी है। तो इस तरीका का मेरा जो एक इसे लेकर के चलने का एक मोटिव है, तो मैं ये करूंगा, आपके लिए करूंगा। तो देखेंगे इसमें, तो आप देखेंगे कि इश्यूज पे हमें तैयारी करनी है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपको पर्सनैलिटीज देखनी है, ऐसी सिग्निफिकेंट इवेंट्स देखनी है, और साथ ही साथ में आपको इश्यूज देखने हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे थे उस टाइम पर। तो ये सब कुछ आपको 18वीं शताब्दी के मध्य से देखना है। थर्ड पॉइंट क्या है, द फ्रीडम स्ट्रगल। द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस। फ्रीडम स्ट्रगल और उसके बहुत सारे चरण जो थे वो हमें देखने हैं। important contributions from the different parts of the country, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, कि जो भी मूवमेंट्स इससे पहले हुए वो सारे हमें यहाँ पे देखने होंगे। इस प्रकार से ये पॉइंट बोलता है। और क्या इसमें, हाँ, एक चौथा पॉइंट और देखना, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रिकॉग्निशन विद इन द कंट्री। तो जिस प्रकार से कंसोलिडेशन हुआ है भारत के अंदर, जैसे कि आपको पता है आजादी के बाद में भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के जो गठन की मांग होने लगी थी, और आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित किया गया। इस प्रकार से और भी बहुत सारे राज्यों में इस प्रकार की मांगें होती रही हैं, आज तक होती रही हैं कि भाषा के आधार पर उनका जो है राज्य बनाया जाए। तो वो कह रहे हैं कि ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद में हमने किस प्रकार से स्टेट का कंसोलिडेशन किया, वो भी भाषा के आधार पर। इससे प्रश्न ऐसे भी पूछे हैं, क्या जो ये कंसोलिडेशन हुआ है लैंग्वेज के आधार पर, क्या इससे हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है दृढ़ हुई है या फिर कमजोर हुई है। तो आपको भी ये विचार करना है कि जो भाषा के आधार पर राज्य बनते हैं या छोटे राज्य जो बनते हैं वो हमारे देश के लिए अच्छे हैं, या फिर उससे डाइवर्सिटी और इंटीग्रिटी और यूनिटी कम हुई है या ज्यादा हुई है, या कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से आपको विचार करना है इन मुद्दों पर, ठीक है, प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखना आप, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड will include the events from the 18th century such as the Industrial Revolution, World Wars, withdrawal of the national boundaries, colonization। इससे प्रश्न आया था, याद हो आपको, कि जो अफ्रीका है उसके बॉर्डर इतने शार्प कैसे हैं, यानी कि ज्यादा कटे पिटे नहीं है। इसका मतलब है कि क्या बाउंड्री इसी तरीका से खींच दी गई थी। आपने देखा होगा ना, यदि नेचुरल बाउंड्री जो होती है वो ऐसी नहीं होती, लेकिन जैसा लगता है वो हाथ से बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से वो इससे प्रश्न पूछा गया था, ऐसा क्या कारण है। तो कॉलोनाइजेशन, इससे प्रश्न आते हैं। डीकॉलोनाइजेशन से प्रश्न आएंगे। पॉलिटिकल फिलॉसफीज लाइक द कम्युनिज्म,
कुछ जैसे कि ये आपने देखा होंगे कि कुछ वर्ड होते हैं जिन्हें हम पॉलिटिकल फिलॉसफीज कहते हैं, राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक दर्शन जिसे हम बोलते हैं, जैसे कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, इस तरीका से और भी बहुत सारे हो सकते हैं। देयर फॉर्म्स एंड द इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, इनका जो समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हमें यहाँ पे विचार करना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ विचार करना है आपको कि जैसे कम्युनिज्म है, इसका समाज पर क्या प्रभाव है, और क्या ये सिर्फ इंडिया के अंदर देखने को भी मिलता है या फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं वर्ल्ड के अन्य देशों से भी। तो हमें इस प्रकार से कंपैरेटिव, मैं हमेशा बोलता हूं कि यूपीएससी में जो हमारी जो तैयारी है वो कंपैरेटिव होनी चाहिए, तुलनात्मक में आपको तैयारी करना। कोई भी इशू आप उठा रहे हैं उसे सिर्फ आप सपाट इशू लेकर के ना चलें। अगर कंपैरिजन होती है तो आप, अगर किसी भी देश से कंपैरिजन होती है, कोई कानून आप पढ़ रहे हैं तो उस कानून का किसी अन्य देश के उसी प्रकार के कानून से कंपैरिजन होती है तो आप करें। आप डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो जहां भी, जैसे कि फ्रांस और इंडिया का जो मानते हैं कि समानता है डेमोक्रेसी, इसी तरीका से बोलते हैं कि जो अमेरिका है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यानी कि भारत के अंदर जो लोकतंत्र है और अमेरिका के अंदर भी लोकतंत्र है, लेकिन दोनों के जो है क्या वो नेचुरल अलाइज हो सकते हैं, क्या वो एक प्राकृतिक मित्र हो सकते हैं, इस पर भी हमें विचार करना है। और इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं, तो आपको जो है कंपैरेटिव स्टडी करके चलना है। जो भी हम पढ़ रहे हैं क्या अन्य देश में उस प्रकार के सिस्टम्स हैं, और हैं तो वो किस प्रकार से एग्जीक्यूट किए गए हैं, अभी भी हैं या फिर अब हटा दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की बात हुई थी तो तब लोग बोलने लगे थे लोकपाल और लोकायुक्तों की अब छुट्टी हो रही है, और भारत कितना ऑकवर्ड हो गया है कि वो अब लोकपाल और लोकायुक्त चाहिए उसे। जो विश्व के अंदर ये इस तरीका की जो संस्थाएं हैं वो कितनी कारगर रही हैं। अगर कोई भी कानून गवर्नमेंट लाती है तो आपका करना है वो सिर्फ अपना कानून नहीं पढ़ना है, बल्कि ऐसे कानून विश्व में लाए गए होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में लाए गए हैं, तो उन कानूनों से आपको उनका कंपैरिजन करना है कि वो कितने इफेक्टिव रहे हैं। अब ये करने का तरीका क्या है, आप इस पे या तो अब बहुत सारी केस स्टडीज होती हैं, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं इस प्रकार की केस स्टडीज, और आप कंपैरेटिव करें कि उस देश में ये कानून लाए गए हैं लेकिन वो जो है कानून है वहां पर इस प्रकार से प्रभावी रहे, क्या भारत इन खामियों को दूर करेगा, या भारत इतना ही स्ट्रांग इस कानून को ला सकता है जितना कि उस देश में एक कानून है। इस तरीका से कंपैरेटिव, तुलनात्मक अध्ययन, मैं इसे हमें बोलता हूं तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है। तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है, ठीक है। तो तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है जब हम जनरल स्टडी कर रहे होंगे। तो ये है हमारा 5th पॉइंट। हमने यहाँ पे क्या देख लिए हैं, 5 पॉइंट्स देख लिए हैं। अब इन 5 पॉइंट से किस प्रकार के प्रश्न आए हैं वो हम देखेंगे, और उसके बाद में जो नीचे के जो पॉइंट हैं, यानी कि 5 हमारे हो गए तो कितना बचेगा, 7 पॉइंट और बचेगा। तो उसी प्रकार से हम देखते हुए चलेंगे और आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर के साथ में एक कंपैरिजन बनता है तो वो भी हम करते हुए चलेंगे मुख्य परीक्षा में। अच्छा, एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपीएससी ने 2013 में मेंस का जो अपना सिलेबस है उसको चेंज किया था, अपना एग्जाम पैटर्न को चेंज किया। अब चेंज होने के बाद में, यानी कि चेंज होने के बाद में उसमें जो प्रश्नों का जो एक ढांचा है, यानी कि प्रश्न की जो फॉर्मेटिंग है वो अलग तरीका से होने लगी है। और 2013 से पहले जीएस के पेपर जो होते थे उनमें जो प्रश्न पूछे जाते थे वो 2-2 नंबर के भी प्रश्न होते थे, 5 नंबर के भी प्रश्न होते थे। इस तरह के प्रश्न भी होते थे उनमें कि कंप्यूटर क्या है, यानी कि संगणक क्या है, इस तरीका से अकबर कौन था, जहांगीर ने कला का विकास कैसे किया, इस तरीका के भी प्रश्न वहां पर पूछे जाते थे। लेकिन अब 2013 के बाद में उन्होंने आपको एक फैक्चुअल प्रश्नों से हट करके एनालिटिकल प्रश्नों आपसे पूछना प्रारंभ कर दिया, और साथ ही साथ में आपका भी इन्वॉल्व वहां पे उन्होंने जहां भी उनको मौका मिला आपसे पूछा कि आप क्या समझते हैं, इसके विषय में आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, ठीक है। उत्तर में आपसे इस तरीका के टेल वर्ड्स जोड़ने लगे, विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, है ना, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाने लगे। तो 2013 के बाद में जो मेंस की फॉर्मेटिंग है वो एकदम डिफरेंट हो गई है। तो मैं आपको 2013 के बाद वाले ही प्रश्न यहाँ पे दिखाने वाला हूं, तो आप 2013 के बाद के प्रश्न देखें। और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया वहां पर आपको क्या लिखा है, सिर्फ हिस्ट्री लिखा है। हिस्ट्री के अंदर क्या है, आर्ट एंड कल्चर को तो सीधा लिखा हुआ, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के ही अंदर आपको मिल जाएगा
जो एंशिएंट और मेडिवल का जो पार्ट है वो मिल जाएगा आपको देखने के लिए। तो आप ये ना सोचें कि वो अलग अलग से, यहाँ पे तो एंशिएंट भी मैं दिखा रहा हूँ, मेडिवल, आप देखेंगे कि कॉमन प्रश्न आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि जो प्रश्न आर्ट एंड कल्चर में है वही प्रश्न आपको मेडिवल और एंशिएंट के अंदर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो एक तरीका से बांटने का तरीका अलग हो गया, लेकिन प्रश्न वहीं से आए हुए हैं। अब हम देखते हैं अपने प्रश्न पत्र को कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला ही प्रश्न है, ये 2020 का प्रश्न है। 2020 में प्रश्न पूछा गया है, शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला और इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे आपको विवेचना करा रहा है, ये टेल वर्ड्स जो है, ये जो टेल वर्ड्स है ये आपको जोड़े जाने लगे हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है। तो मैंने यही आपको वहां पर बताया था पीछे अभी, एंशिएंट और मेडिवल से जो प्रश्न आएंगे वो आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से प्रश्न पूछेंगे, ना कि वो जो आपका सोशल वाला पार्ट है उससे प्रश्न पूछेंगे। तो सिर्फ ना पॉलिटिकल वाले से भी नहीं पूछेंगे, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर वाले से पूछेंगे वो आपको। तो यहाँ शैलकृत स्थापत्य, शैलकृत स्थापत्य से पूछ रहा है। जो शैलकृत स्थापत्य है वहां पर आप देखेंगे कि कुछ चित्रकारी आपको बनी हुई पाई जाएंगी, यानी कि इतिहास के जो स्रोत हैं उनके लिए जो शैलकृत स्थापत्य हैं, यानी कि जो चट्टानों को काट करके बनाए गए हैं, ऐसे स्थापत्यों के अंदर अगर या हाथ से पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई हैं, वो क्या है, हमारे जो कला और संस्कृति, हमारी जो कला और इतिहास के ज्ञान के एक महत्वपूर्ण साधन है। और यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे करके आप बता सकते हैं। और कहाँ से आपको बताना है, जैसा कि मैंने आपको जब बुक लिस्ट बताई थी सेकंड लेक्चर में ही शायद वो है, तो आप देख लेना। तो सेकंड लेक्चर में मैंने बुक लिस्ट बताई थी, तो उस बुक लिस्ट में हमने 11th का एक बुक बताया था आर्ट एंड कल्चर का, और साथ ही साथ में आपको नितिन सिंघानिया सर का जो बुक है उसका, दोनों का सहारा लेकर के आप इस वाले प्रश्न का आंसर आसानी से कर सकते हैं। बाकी तो जो भी कोचिंग का आपको मिला हुआ है या हम यहाँ पे कराएंगे उसे लेकर के आप जो है इस प्रश्न को एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखना है आपको, मैं बस प्रश्न यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आंसर मैं नहीं कर रहा हूँ। आंसर करने के लिए प्रीलिम्स के बाद में पूरी एक सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें 2013 से बाद के सारे प्रश्न कराएंगे, एक एक प्रश्न हल कराएंगे 2013 के बाद वाला, कि किस तरीका से प्रश्न आपको देखना है, किस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं, वो अलग है। अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं कि सिलेबस में क्या कहते हैं और यहाँ पर किस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। कि ये प्रश्न देख करके आपको लगता है कि प्रश्न कहाँ से पूछा है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये प्रश्न आपसे आता है या नहीं आता, आपने कहीं से पढ़ लिया, सीख लिया, कोचिंग से सीख लिया तो आपको आगे नहीं, मौलिकता पे जाइए। मौलिकता में अगर आप ये प्रश्न, आपको एक मौलिकता में ये प्रश्न आता है, आपने नहीं सीखा है लेकिन विचार आपके अंदर आना शुरू हो गया है, हाँ मैं इसे इस तरीका से लिख सकते हैं, मैंने इस तरीका से पढ़ा, उस बुक में मैंने ऐसा पढ़ा है, इसे ये नहीं कि कहीं से आपको बना बनाया आंसर मिल गया और आप बड़े खुश हो रहे हैं कि अरे ये तो हम ऐसे कर देंगे, सर आप क्या बता रहे हैं, अरे ये तो हम बाएं हाथ, नहीं वो नहीं, आपको उसे हटा दो। पहले ये जो गंदगी है ना, इसे दिमाग से निकाल के अलग करें। और सोचना कैसे है, सोचना ऐसे कि ये मौलिकता में कि अच्छा ये प्रश्न मैंने ऐसा पढ़ा था और मैं उस बुक से ये बोला था, वहां पे उसने ऐसा बोला था, इस प्रकार से। क्योंकि ये रॉ मटेरियल में 2013 के बाद में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो यह आया है कि आप बने बनाए प्रश्न नहीं लेकर के जा सकते, आपको रॉ मटेरियल आपके पास है, जाकर के फॉर्मेटिंग करनी होगी। प्रश्न आपको दिखेगा तो जहां जहां से आपने पढ़ा है उन बिंदुओं को जोड़ करके आपको आंसर्स करने हैं। समझ गए आप? तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गांधार कला में मध्य एशियाई और बैक्टीरियन यूनानी तत्वों को उजागर किया है। गांधार कला में मध्य एशियाई और बैक्टीरियन यूनानी तत्वों को उजागर किया है। ये गांधार कला शैली जो है वो आप नितिन सिंघानिया सर की बुक भी पढ़ेंगे तो गांधार कला शैली वहां पर अच्छा सा उन्होंने दिया हुआ है। प्लस जो मैंने 11वीं का बुक आपको दिया है वहां पर भी ये जो कला है उसका महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स उसके अंदर है, अगर आप वो सारी पढ़ लेते हैं, बहुत पतली ही बुक है वो आप पढ़ लेते हैं तो वो पर्याप्त होगी इस प्रकार के जो प्रश्न है उन्हें करने के लिए। आगे चलते हैं, देखते हैं भारतीय कला, ये हो गया। हाँ, भारतीय कला की विरासत, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। तो जैसे कि ये आपने देखा होगा कि जब भी आप बहुत सारे मॉन्यूमेंटल्स पे आप जाते हैं तो वहां पर आपको एक डिग्रेडेशन दिखता है कि उनका या तो रखरखाव नहीं किया जा रहा है जैसा करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, वहां से पैसा तो आ रहा है लेकिन उन पर उसको इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा, वो पैसा कहीं और लगा दिया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको कला और इसको बचा कर रखना है, क्यों बचा कर रखना है, ताकि आने वाली जनरेशन ये जान सके कि हमारा इतिहास
क्यों? क्योंकि आपने कहानी तो सुनी होगी, शेर के बच्चे को उठाकर गीदड़ ले जाता है और गीदड़ के ही घर शेर की परवरिश होती है, और वो शेर जो है जब बड़ा होता है तो वो बिहेव करता है गीदड़ की तरह, गीदड़ की तरह वो बिहेव करता है वो कौन? शेर है। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जिस माहौल में उसका जो परवरिश हुआ है वो उसी तरीका से। तो इसलिए हमें हमारी संस्कृति पर, हमें हमारी विरासत पर गर्व हो, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। तो वो कह रहे हैं कि आज की जरूरत यह है कि हम जो है आने वाली जनरेशन के लिए ये सब संरक्षित करके रखें, ताकि अपने इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर उन्हें गर्व हो। समझ गए आप? इस तरीका से हमें देखने हैं। तो आपको विचार करना है कि कहां कहां डिग्रेडेशन हो रहा है, कौन कौन से ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं और क्यों ऐसा आपको लगता है। जो मैंने अभी बताया आप इस तरीका से भी बता सकते हैं कि जरूरत क्या है। और नोट्स, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये जो इस तरीका के जो प्रश्न है इनका जो मैंने रामबाण इलाज है, लेक्चर नंबर 1 से आप चलेंगे तो पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में मैंने बताया कि हाउ टू मेक नोट्स साइंटिफिकली, इस तरीका का एक लेक्चर का नाम है हाउ टू मेक नोट्स साइंटिफिकली। आप उस वाले लेक्चर को आप जाकर के जब देखेंगे तो उसमें हमने बहुत ही जबरदस्त तरीका से लेक्चर में बताया कि नोट्स बनाने कैसे हैं। नोट्स अगर आपके सही से बनते हैं, किस फॉर्मेटिंग में नोट्स बनाने हैं? नोट्स बनाने हैं जिस फॉर्मेटिंग में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, उसी फॉर्मेटिंग में नोट्स बनाने हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट में 2 में बांट लेना है और उसी प्रकार से फिर कंक्लूजन। तो 4 पेज लेकर के चलना है, 4 पेज में ये सारी चीज हमें बना लेनी है। ये 4 पेज के सारा खेल है। और उसके बाद में आप जब भी जहां से पढ़ें वहां पर उसी के अंदर नोट करते हुए चले। अब आपने 2-3 बुक या क्लास नोट्स आपको मिले होंगे, ये करने तो हैं ही आपको, या आप अभी ऐसी स्थिति में है कि 4-4, 5-5 बुक आप लिए बैठे हैं क्योंकि मन संतुष्ट नहीं होता बहुत सारी किताबों के बिना, जब तक आप बहुत सारी किताबों के बीच ना बैठे हों। ठीक है, लोगों को लगता ही नहीं पढ़ा लिखा नहीं है, यदि कहीं 2-4 किताब रखी हुई है तो लोग मानेंगे नहीं कि आप पढ़ लिख रहे हैं। तो यदि ऐसा कुछ है तो आप जो है उस लेक्चर को फॉलो करें और जो मैंने वहां पर बताया है उसे लेकर के आप चलेंगे तो आपकी जो पूरी की पूरी स्टडी है यूपीएससी की वो आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। और सिर्फ आपका सिलेबस ही आपकी मुट्ठी में नहीं आ जाएगा, बल्कि साथ ही साथ आपकी सफलता भी आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। सफलता एक्सीडेंटल नहीं होगी, सफलता को आपको बनाना पड़ेगा, वो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको लेक्चर नंबर जो भी 4 है या 2 है वो आप देख लेना। नाम मैं आपको बता देता हूं, हाउ टू मेक यूपीएससी नोट्स साइंटिफिकली। तो वो आप लेक्चर देखेंगे तो वहां पर हमने नोट्स की फॉर्मेटिंग उसी फॉर्म में की है जिस फॉर्म में आपको आंसर लिखने हैं यूपीएससी में जाकर के। तो देखते हैं यहां पर 7 प्रश्न है। प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोक वर्ण विषय और कथानकों का चित्रण करते हुए बौद्ध आदर्शों को सफलतापूर्वक व्याख्या करते हैं। प्रारंभ में जो स्तूप बनते थे, स्तूप तो आप जानते हैं जहां पर जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, जहां पर वो समाधि टाइप की उनकी होती है, तो उसके ऊपर एक डोम आकार का एक स्थापत्य हम क्रिएट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं स्तूप। तो वो कह रहे हैं कि स्तूप कला लोक वर्ण विषय और कथानकों का चित्रण करते हैं। कथानक कौन से कथानक है? यानी कि जो भी हमारी फीबल्स हैं, यानी कि जो कहानियां हैं उनका चित्रण करते हैं। अगर आप उन्हें देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कथानकों का चित्रण वहां पर होता हुआ दिखेगा। तो वो कह रहे हैं इसको आपको बताना है कि कहां कहां ऐसा है। इस प्रकार से प्रश्न है। मैं लास्ट प्रश्न शायद इसका ये और देखे लेता हूं। ये 10वां प्रश्न है, 2015 में प्रश्न पूछा गया है। भारत की मध्यपाषाण शिला काल न केवल उस काल की सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबिंबित करती है। इस टिप्पणी का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। समालोचनात्मक मतलब आपको ज्यादा आलोचना भी नहीं करनी, यानी कि बैलेंस आंसर आपको करना है। आलोचना के साथ साथ उसकी विशेषताएं, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव। मैंने जब नोट्स में वहां पर मैंने आपको बताया था क्या करना है, एक में आपको पॉजिटिव लिख लेना है, एक में आपको नेगेटिव लिखना है। तो जहां समालोचनात्मक आपसे पूछ रहा है वहां पर दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए, यानी कि 5 पॉइंट इसके हैं तो 5 पॉइंट इसके होने चाहिए। अगर आपसे पूछता है आलोचनात्मक तो आपके पॉजिटिव के हो सकते हैं 2 हो जाए और इसके कितने हो जाए, 7 हो जाए। इस प्रकार से आपको लेकर के चलना है। और सिर्फ पूछ रहा है व्याख्या करें, तो अब आपको क्या करना है कि जो जर्नल हमने लिखवाया, यानी कि जो इंट्रोडक्शन हमने लिखवाया है वहां पे, उसको प्लस इनमें से कुछ पॉइंट्स को लेते हुए आपको लाइन टू लाइन पैराग्राफ में या लिखते चले जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो यहां पे वो कह रहा है कि भारत की जो मध्यपाषाण शिला काल न केवल उस काल को सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत और
तो ये बार बार वही जो पहला जो प्रश्न मैंने पूछा, वो कह रहे हैं कि उस टाइम की जो शैल चित्रकला है वो इस टाइप की है कि आज के चित्रकला भी उनके सामने कहीं ना कहीं फीकी है। लेकिन उस टाइम की जो चित्रकला है, प्राचीन जो चित्रकला है, एक बार देख लें, भारत की मध्यपाषाण शिला कौल न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत और सौंदर्य को भी प्रतिबिंबित करती हैं। इस टिप्पणी का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो जो आपने ऐसा सुना होगा कि जो हमारी प्राचीन कुछ ऐसे गुफाएं, चित्रकलाएं हमें मिली हैं कि जिनके कलर अभी तक फेड नहीं हुए हैं, उनके कलर लगातार ऐसे ही बने हुए हैं, और जो भी चित्र वहां बनाए गए हैं वो परिष्कृत भी हैं। तो आप आज का देखें कि आज की जो कला है, क्या हम उस तरीका की बना सकते हैं कि उनके जो कलर हैं वो आने वाले 100, 200, 500 और 1000 वर्ष तक फेड ना हो? वो कलर फीके पड़ जाएंगे, लेकिन वो नहीं पड़े फीके। उनकी जो विशेषता है, उनकी जो क्वालिटी है, वो आज भी हमारे लिए क्या है, पथ प्रदर्शक का कार्य कर रही हैं। ये पूछ रहा है कि ये ऐसा है, तो आपको इस पर टिप्पणी करना है, समालोचनात्मक वर्णन करना है। इसका मतलब है कि आज की जो चित्रकला है उसको पूरी तरीका से नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसकी विशेषता भी बतानी है और जो आपको प्राचीन है उसकी भी बतानी है, और इस तरीका से बैलेंस करके आंसर लिखना है आपको। समझ गए आप? जैसे ये अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक काल और इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से ये पढ़ा दिया, वही आपको मिलने वाले हैं। भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने और उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका पढ़ा दिया अभी। गंधार कला ये पढ़ा दिया अभी। भारतीय कला विरासत और संरक्षण पढ़ा दिया अभी। यहाँ पे देखना, एक श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से भक्ति आंदोलन को असाधारण नई दिशा मिली थी, चर्चा करें। सिर्फ यहाँ पे आपको चर्चा करनी है, चर्चा करें, व्याख्या करें, ये सारे सेम ही है। आपको सिर्फ लाइन टू लाइन आपको पैराग्राफ में लिखते चले जाना है। जो भी आपको हमने जर्नल वाला पार्ट जो बताया था, जो आपने वहां पर लिखा है अभी तक, जितनी भी बुक आपने पढ़ी, जो जर्नल्स आपने पढ़े, न्यूज़पेपर आपने पढ़े, वहां पर जो भी लिखा है, एक तो वो प्लस जो आपने बॉडी के अंदर लिखा है, वहां से कुछ कुछ पॉइंट निकाल करके इनके आंसर आपको करने हैं। तो वो कह रहा है कि जो भक्ति आंदोलन है, श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद में उसकी दशा थोड़ी बदल गई। कारण है कि उससे पहले जो जिनका प्रभाव था वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। पहले वाले जो थे वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, और चैतन्य महाप्रभु जो है वो कैसे हैं, वो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि ब्रह्म की जो प्राप्ति है वो उसका मार्ग अलग है। यानी कि हम तो ये मानते थे, आज तक भी हमारे समाज में एक तरीका से ये है कि अगर कोई भी साधु संत बहुत तपस्या कर रहा है तो वो परमात्मा को प्राप्त कर जाएगा। हम मानते ही नहीं है कि नाचने, गाने और आनंद से रहने में भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही ऐसा है। आनंद मतलब अरे ये तो भोग विलास कर रहा, वो भोग विलास नहीं, वो आनंद से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक नई दिशा दिखाने का जो कार्य उसे किया, अब तक जो नीरसता थी इसके अंदर, वो नीरसता खत्म की, और उसमें सिंबल भी थे, उसमें ढोलक भी थी, उसमें नाच भी था, और उसमें सब कुछ था, उसमें महिला पुरुष सब थे। तो अब की जो दिशा है, इन्होंने जो है ये यही पूछ रहा है कि उनके आने के बाद में भक्ति आंदोलन की जो प्रभाव है वो उस पर क्या पड़ा, उसकी दिशा किस प्रकार से हो गई। और जब आप इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, इतना सब कुछ पढ़ते हैं, मगर ये आपको लाभ कभी क्यों नहीं होता है इस प्रकार से? क्योंकि आपका जो पढ़ने का तरीका प्लस आप उसको किस तरीका से नोट्स बना करके चल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप नोट्स बना करके नहीं चले, और उस फॉर्मेटिंग बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी नोट्स है कैसे, क्या उसी फॉर्मेट में है जिसमें यूपीएससी प्रश्न पूछेगी। आप मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि आप आईआईटी करके आए हो, चाहे एक नॉर्मल ग्रेजुएट हो, अगर आईआईटी वाले का भी स्ट्रेटजी खराब है तो पास नहीं कर पाएगा, और अगर बीए वाले का स्ट्रेटजी अच्छा है तो पास कर जाएगा। आप एग्जांपल देख लेना कि क्या सभी आईआईटी वाले और सभी मेडिकल वाले आईएएस बन जाते हैं? क्या सभी जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनके निकले हुए सब बच्चे जो आईएएस बन जाते हैं? नहीं। जिनकी स्ट्रेटजी अच्छी है, वो बीए भी नॉर्मल करके आया है ना, वो भी अच्छी रैंक लेकर के आ जाएगा। तो इसलिए आपकी जो स्ट्रेटजी है वो मायने रखती है। मैं मानता हूं कि जो आपने पीछे पढ़ा है वो आपको एडवांटेज देगा, नहीं पढ़ा है तो डिसएडवांटेज आपको मिलने वाली है, लेकिन इतनी नहीं कि आपको यूपीएससी पास ना करने दे, ऐसा नहीं हम मान सकते। हाँ, एक चीज है जो आपको पास नहीं करने देगी, वो है आपकी रणनीति खराब होना, आपके जीवन में एक मार्गदर्शक का ना होना, आपके जीवन में भटकाव होना। ये सारे ऐसी बातें हैं जो यूपीएससी से आपको बाहर कर देंगे। समझ गए? आपकी शिक्षा बहुत अच्छी नहीं हुई है, वो मायने नहीं रखता, पीछे क्या रहा है वो इतना मायने नहीं रखता कि आपको बाहर कर दे। रैंक में प्रभाव ला सकता है, लेकिन सफल होने से नहीं रोक सकता, ये पक्का है।
तो देखते हैं प्रारंभिक बोध, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। विजयनगर, ये देख लेना 10th वाला। विजयनगर नरेश कृष्ण देव राय न केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे अपितु शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक भी थे। तो विजयनगर साम्राज्य, इसके विषय में तो हम पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको मैंने जैसा बताया मेडिवल से भी प्रश्न आते हैं, लेकिन वो डाल यहाँ पे दिया है। तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो कह रहे हैं कि वो कला के संरक्षक थे। तो आपको बता देना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे विद्वान थे जो नर्तक थे या संगीतज्ञ थे, उनका संरक्षण उन्हें प्राप्त हुआ, उनके यहाँ जॉब उन्हें मिली हुई है, तो उनकी गिनती यहाँ पे करनी है। टिपिकल प्रश्न मैं इसे इसलिए कहूंगा कि आप जब वहां पर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा सामग्री आपको इस नजरिए से नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी इतनी जरूर है कि आप, क्योंकि ये तो कंपटीशन है, यदि सामग्री कम है तो सभी के लिए कम होगी, तो आपको एक तुलनात्मक अगर आप करके एक अच्छा सा आंसर यहाँ फॉर्मेट कर देते हैं तो भी आपके दूसरों की अपेक्षा आपको नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे, और दूसरे की अपेक्षा ही तो नंबर लेकर के आने हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे ये नहीं कि स्वतंत्र है आपको पूरे नंबर लेकर के आने, ऐसा नहीं है। 1015 से लेकर के 1025-30 तक नंबर आपको लेकर के आने हैं, और उनका पूरा का पूरा जो स्ट्रेटजी है, कौन से 3 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जहां से आप करके आप नंबर ला सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुका हूं। पूरी रणनीति करना क्या है उसके लिए ये भी मैं डिस्कशन कर चुका हूं, करना कैसे है ये डिस्कशन कर चुका हूं, और करना क्या है हम करें उसे एप्लीकेशन क्या है वो आने वाले लेक्चर्स में उन्हीं लोगों को फायदा देगी जो पीछे से सारे लेक्चर देख करके और उनको इंप्लीमेंट करते हुए आए हैं। तो आगे जो भी लेक्चर्स आएंगे मेरे, उनका फायदा उन्हीं लोगों को होने वाला है जो शुरू से सुनेंगे और जो सुन लेंगे वो। और ज्यादा लेक्चर्स नहीं है, इन्हें जुड़ने के बाद शायद वो 16-17 लेक्चर्स बैठेंगे, तो 15-16 घंटे का सारा खेल है। तो आप जाकर के ये सारा देखें एक बार, और जो मैंने वहां पे बताया है उसी तरीका से नोट्स आप बनाएं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करें। ना जाने उसकी जो दशा है और दिशा है दोनों बदल जाएं ये सारे लेक्चर सुनने के बाद। और मैं आपको ये बात जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा, मैं इस बात से आपको, कि अगर आपने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं और उनको फॉलो किया है तो आप समझें कि आप वो नहीं रहेंगे जो आज आप हैं। आपके विचार एकदम बदल जाएंगे, ये मेरा अनुभव कहता है और ये मैं आपसे बताता हूं। तो अब आगे हम देखते हैं। इस प्रकार से ये जो है वही प्रश्न है जो आ चुके हैं, और क्या है, ये भी वही है। भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। तो वो कह रहा है कि एक आपने सुना होगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, रोम यूनान मिस्र मिट गए जहां से, है ना, इस प्रकार की एक आपने पंक्ति सुनी होगी। तो वो क्यों मिट गए? अभी मैंने आपको एक पीछे प्रश्न दिखाया था कि जो हमारी कला स्थापत्य है, संस्कृति है, उनका जो डिग्रेडेशन है उसे सरकार को या उसको परिरक्षण करना चाहिए। इसी लिए ये प्रश्न आगे आया है कि वो तो मिट गए, लेकिन क्या भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आपको पता है श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सारे भारतीय उपमहाद्वीप के ही हिस्से हैं। तो कह रहे कि उनके तो मिट गए, लेकिन ये आज तक परिरक्षित क्यों है? क्योंकि यही तो पीछे प्रश्न था कि इनको परिरक्षण करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति पर गर्व करना नहीं सीखा, उन्होंने उसको परिरक्षित अगली जनरेशन के लिए नहीं किया। अगर आप अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करते हैं, आप अपनी सभ्यता पर गर्व नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में वो डिग्रेड होकर के समाप्त हो जाएगी। और इसके उदाहरण है रोम, यूनान और मिस्र। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं, यही आप पूछने का प्रयास किया है। तो आपको वहां पे एग्जांपल देकर के बताना है कि वो उन्होंने किस प्रकार से उनकी पॉलिसीज रही थी कि उन्होंने अपनी जो सभ्यता है उसको खुद ही डिग्रेड कर लिया, गर्व नहीं किया। तो इसलिए उस प्रश्न से जोड़कर मैंने आपको बताया, आप इसी दृष्टि से आप इसे देखें। ये मैं पढ़ा चुका हूं। भारत की मध्य पाषाण शिला न केवल उस काल की सांस्कृतिक जीवन बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत और सौंदर्य बोध को प्रतिबिंबित करती है, कि वो इतनी परिष्कृत है कि आज भी एक लीड रोल दे रही है इसे। तो देख सकते हैं आप। एक प्रश्न और है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजन और संस्कृति किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीय का निवेश प्रदान करती है? ये कह रहे हैं कि भाई वही है तुलनात्मक। देखो मैंने जितना आपको अभी तक बताया है, यूपीएससी में आपको यदि जनरल स्टडी में बेहतरीन परफॉर्म करना है तो तुलनात्मक अध्ययन शुरू करता है। तुलनात्मक कैसे? वो आज जो मॉडर्न है उसको प्राचीन से तुलना कर रहा है। यानी कि जो आपके जो देखा होगा अपना स्मार्ट सिटी कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्मार्ट सिटी है वो हम जो अपना ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय शैली थी उससे किस प्रकार से शिक्षा ले सकते हैं, क्या उसमें था जो हम यहां ले सकते हैं, क्या उसकी विशेषताएं थी जो हम यहां ले सकते हैं, और पूछ क्या रहा है वो चर्चा करना है। तो बस पॉइंट आपको गिनाने हैं।
गांधार मूर्तिकला ये हो गया रोमवासियों की उतनी, अच्छा ये है गांधार मूर्तिकला रोम निवासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी कि वह यूनानियों की थी। इजी क्वेश्चन है, इसका आपको बहुत सारा मटेरियल तो हमारे जो नितिन संघानिया सर है उन्हीं की बुक से मिल जाएगा और देखेंगे। हम तो यहाँ पे सब कुछ कराएंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था, जिसके साथ विभिन्न शिक्षण विषय के अनेक विख्यात विद्वान व्यक्तित्व संबंधित थे। उसकी रणनीति और स्थिति के कारण उसकी कीर्ति फैली, लेकिन नालंदा के विपरीत उसे आधुनिक अभिप्राय में विश्वविद्यालय नहीं समझा जाता। चर्चा कीजिए। ये तो आसान है, क्योंकि यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे बुद्धिज्म, आप वहां पर पढ़ेंगे तो आपको इसका स्पष्ट हो जाएगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक होने के बाद भी नालंदा से क्यों वो इतना भिन्न था, क्यों उसको इतनी ख्याति प्राप्त नहीं हुई जितनी कि नालंदा की। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है उनके लिए आपको तैयार रहना है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस पिच पर आपको तैयारी करनी है। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार की पिच पर, यानी कि तुलनात्मक, आपको हर प्रश्न में मैं कह रहा हूं 80% ऐसे प्रश्न हैं यूपीएससी जो पूछती है जहां बिना तुलनात्मक को प्रश्न नहीं पूछती। तुलनात्मक आपको आना चाहिए, और यही जो प्रश्न में तुलनात्मक, आंसर में भी तुलनात्मक रहना है। एक तो दो तरीका के स्टूडेंट हैं, एक वो है कि जो प्रश्न में पूछा है वो लिखने का प्रयास करते हैं, वो वे हैं जो जागरूक हैं, जिन्होंने तैयारी ही इस तरीका से की है, वही तो लोग टॉपर हैं, वही तो लोग रैंक लेकर आते हैं। और एक जो धड़ा है, वो बहुत बड़ा जो धड़ा मैं इसे कहता हूं, वो है जो सिर्फ जो उनसे आता है वो वही लिखना है उन्हें। अब उसमें दो चीज हो सकती है, अगर तुक्का लग गया ऐसे लोग रैंक भी आ सकती है, अगर तुक्का नहीं लगा, तुक्का जरूर है, ये मान के चले, ये मत कहना कि यूपीएससी है तो 100% प्रूफ है कि वहां पे ऐसा नहीं होता, नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना। तो अगर उसका तुक्का लग गया किसी कारण से, तो कल को आके बाहर ये भी बोल देगा कि मैंने तो, मुझ पे जो आया मैं तो लिख गया, मैंने तो टेल वर्ड देखे ही नहीं, करना क्या है वैसे, मैं तो लिखता चला गया। जो तो ऐसे भी लोग हैं मार्केट में। तो आप ये देख लें कि आपके आदर्श कौन है, ऐसे लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं कि जो क्लासिक टाइप के हैं, यानी कि जो क्लासिकल है वो आपके हैं, या फिर जो अवसरवादी हैं वो हैं कि बस जो भी हो गया मेरा, तो आप भी इस पर चलें, लग आपका लग गया तो लग गया, नहीं तो कहते हैं कि लग गया तो तीर है, नहीं तो फिर तुक्का है। तो वही वाली बात है, लग गया तो उनका वो टॉपर है, नहीं तो वो बाहर होते। इस प्रकार से आप जो है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में किस प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो देख लीजिए एक बार। लॉर्ड कर्जन की नीतियां और राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। इजी प्रश्न है, आपको मॉडर्न में राजीव अहिर सर का बुक आप पढ़ रहे हो या आप विपिन चंद्र सर का बुक पढ़ रहे हो, तो ये प्रश्न आप इजीली कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं, ठीक है। और बाद में भी मूल्यांकन करा रहा है। मूल्यांकन का मतलब है यहां पर आपको उस जस्टिस करना है, मतलब आपको एक वर्डिक्ट देना है, अपना एक निर्णय देना है। आंसर की फॉर्मेटिंग इस प्रकार से आपको करना है कि एक मूल्यांकन जब समझते हैं ना, आपको चेक करना है। तो क्या ये जो रणनीति है, कर्जन की नीतियां और राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए कि जो प्रभाव थे, जो उसने किया था, कि उसका कोई प्रभाव थे या नहीं थे, इस प्रकार से। दूसरा है 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने नई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया, विवेचना कीजिए। यहाँ पर विवेचना करवा कि दशक के आंदोलन राष्ट्रीय कई वैचारिक धाराओं का ग्रहण किया, यानी कि जो 1920 के बाद में कई सारी वैचारिक धाराएं ऐसी थी, जैसे कि आपको देखा होगा कि गरम दल, नरम दल, और गरम दल में किस प्रकार की आइडियोलॉजी थी, नरम दल में किस प्रकार की आइडियोलॉजी थी। तो कह रहा कि ये आइडियोलॉजी ने प्रभावित किया 1920 के बाद में। आपको इसका क्या करना है, विवेचना करना है इसका। तो सामाजिक आधार पर धाराओं का ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। तो आपको देखे होंगे कि उनका भी एक सामाजिक आधार था। लोग कहते हैं कि जो गरम दल के लोग थे उनका सामाजिक आधार ज्यादा बड़ा था, क्योंकि वो रियलिस्टिक थे। एक तो हो गया हवाबाजी में कि आप बहुत बड़े आदर्शवादी बन जाएं, तो एक समय के बाद में आपको लोग फॉलो करना बंद कर देंगे। क्योंकि अगर आप बहुत बड़े कहते हैं ना कि जो जैनिज्म है वो देश से मिट गया, लेकिन बुद्धिज्म जो है पूरी दुनिया में फैल गया। ये प्रश्न था ना एक बार, या था, या मुझे जैसा याद है, एक प्रश्न था कि क्या कारण है कि जो बुद्धिज्म है वो पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन जो जैनिज्म है वो फैल नहीं पाया। उसका क्या कारण है? अगर आप ज्यादा मीन में एक कहते हैं ना कि बाल की खाल निकालने का प्रयास करोगे, तो एक समय के बाद में आपको लोग फॉलो करना बंद कर देंगे। तो यदि जैनिज्म में आप देखते हैं, तो अब जो बनिया लोग हैं वो तो फॉलो कर लेंगे, किसान लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। और भी जो लोग हैं, यानी कि वहां पर जो, ठीक है, उनके जो नियम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो नहीं फैल पाए। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं तो एक छोटा सा रीजन आपको बताया है, या मेन कारण मैंने आपको बताया है, और भी बहुत सारे रीजन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो प्रश्न है
कि जो सामाजिक आधार दोनों का अलग अलग था, तो जो गर्म दल के लोग थे उनका भी एक सामाजिक आधार था और बड़ा आधार था। ठीक, तो नेक्स्ट देखना, 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती से 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे छोटे बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। ये आसान है कि 1857 का जो विप्लव है वो उससे पहले जो 100-200 पहले छोटे छोटे छुटपुट घटनाएं हो चुकी थी, उनका एक मिला जुला सबको मिलाकर के ला करके एक रूप था। जो वो गलती बार बार करते जा रहे थे अंग्रेज, उनके विरोध में जो छोटे छोटे विप्लव हो रहे थे उनका मिलाकर के ये 1857 का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ये जो है सबका मिला जुला रूप है। स्पष्ट करा रहा आपको, शिशु पे स्पष्ट कराने का मतलब है इसे एग्जाम्पल देने आपको कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी, फिर उनका वर्णन करना है और आगे आप निकल जाना। गांधीवादी व्यवस्था के दौरान विभिन्न ईश्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ और समृद्ध बनाया था। विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। गांधीवादी व्यवस्था के दौरान विभिन्न ईश्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ और समृद्ध बनाया। तो गांधीवादी व्यवस्था क्या थी? यानी कि अहिंसा पे आपको रहना है, ठीक है, सत्य का व्रत करना है ना, और अनशन करना है, सत्याग्रह करना है, ये ही थे। इन्होंने क्या पूछ रहे हैं कि ये जो गांधीवादी व्यवस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ और समृद्ध बनाया, तो इसका आपको लिख लेना है। इस प्रकार के जो प्रश्न है मैंने आपको एक मॉडल दिखा दिए हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, किन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और भी देख सकते हैं, परीक्षण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, बात एक ही है दोनों का। परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन के किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसा पंग बना दिया। तो वही है कि जब ब्रिटेन से लोग आए और उन्होंने जो औद्योगिक क्रांति 1600 में, आपको पता है ब्रिटेन में जो है औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद में वहां पे जो वस्त्र थे वो मशीनीकृत थे, मशीन से वस्त्र बनाए जाते थे। मशीन के जो वस्त्र थे उनकी दो विशेषताएं थी, एक तो फिनिश प्रोडक्ट थे और दूसरे वो क्या थे, सस्ते थे। भारत के वहीं हाथ से बनाए जाते थे और बड़े खुरदरे टाइप के होते थे, रफ टाइप थे वो, और इस तरीके की जो डिजाइन है वो मशीन ही कर सकती है। तो दोनों की जो थी इस प्रकार से, एक तो क्या है कि पॉलिटिकल विल इस तरीके से की थी कि इनको जो है पैरालाइसिस कर देना है भारत की जो वस्त्र उद्योग है, और अपना जो वस्त्र उद्योग है उसको प्रमोट करना है। यही दो कारण थे जिसने हमारी जो कारीगरी जो उद्योग है, पारंपरिक कारीगरी उद्योग है, उसकी रीढ़ को तोड़ दिया। इस प्रकार से हम देखेंगे, इसका सारा कुछ आगे भी देख लेंगे। इस प्रकार के जो प्रश्न आपको आधुनिक भारत में मिलते हैं, ये सारे प्रश्न आप पढ़ लेना। ये सारे के सारे प्रश्न मैं आपको अपनी वेबसाइट, मैं आपको एक बार बता देता हूं, हमारी वेबसाइट है हमारी www.onlyiaspcs.com। या तो आप यहां से भी कर सकते हैं, या हमारी एक ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, ओनली IAS PCS, ये ऐप है आपको, इसे आप कर लेंगे डाउनलोड। यहां पर ये जो PDF में आपको जो सारा पढ़ा रहा हूं वो आपको मिल जाने वाला है, वहां पे मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। आप सारे प्रश्न एक बार पढ़ लेना और देख लेना कि ये प्रश्न और दूसरे प्रश्न में क्या है। ये प्रश्न जो है आपको मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट बनाए हुए हैं, कि जैसे सिलेबस है, जैसे हमने अभी 5 पॉइंट देखे, तो 5 पॉइंट से जो प्रश्न आए हैं वो हमने एक बार में देख लिए। आपको इन्हें प्रिंट आउट करके रख लेना है, सिलेबस को बार बार अपने गीता की तरह, हनुमान चालीसा की तरह इसे रट लेना है। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे, और जब भी आप कुछ पढ़ें, अगर कोई भी आपको कोई PDF पढ़ रहे हैं, उससे पहले प्रश्न एक बार देख लें कि इसे पढ़ने के बाद में कुछ मिल रहा है क्या, इस तरीका की आइडियोलॉजी है इसमें, इस तरीका की पिच है क्या इसमें, नहीं है तो उसे काट करके अलग करें, अपने ऊपर से बोझा हटाएं। जितना बोझा कम कर लेंगे उतने ही सफलता के चांस बढ़ जाने वाले हैं। जितनी आइडियोलॉजी क्लियर कर लेंगे, विचारों में स्पष्टता ला लेंगे, सफलता उतनी नजदीक आ जाएगी। अगर आप भ्रमित हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है, विजन आपका साफ नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि कितने दिन तैयारी करनी है, मैं मानता हूं 360 डेज की तैयारी एनफ होती है यूपीएससी के लिए। उसके बाद में आप सप्ताह में 25 से 30 घंटा की पढ़ाई करें, जिसमें आंसर राइटिंग भी हो जाएगी, जिसमें जो कि मैं 3 बताता हूं, आंसर राइटिंग करना है, थिंकिंग करना है और आपको स्टडी करना है। ये 2-3 बातें हैं, ये आपको करनी, जिसमें न्यूज़पेपर भी सब कुछ आ जाएगा इसी में, ठीक है। इतना पढ़ना है, टेस्ट सीरीज भी लगा लेना है, मेंस का भी प्रीलिम्स का, जिसमें 2 मेंस का टेस्ट सीरीज हो जाएगा, 2 प्रीलिम्स का। इस प्रकार से जो तैयारी है वो होगी, और 360 दिन तक तो आपको तैयारी करना है, जबरदस्त करना है। आप किसी तरीका से आते हैं, जितना टाइम आपके पास है सारा टाइम आप इधर इन्वेस्ट कर दें और लगा दें कि 360 दिन ही तो पढ़ना है। अगर आप इस तरीका से लेकर के चलेंगे 360 दिन पढ़ना है, क्यों, इससे आपको जोश मिलेगा। आप नहीं भी जाग रहे होंगे, यार 360 दिन पढ़ना है, इतने दिन बाकी हैं, कैलेंडर में आप निशान लगा लें
या फिर आपको मैं बताता हूं, मैं भी इसी प्रकार से करता था कि आप क्लॉक लगा करके पढ़ें। स्टॉप वॉच आती है, हर मोबाइल में मिल जाएगी, वहां से आप स्टॉप वॉच लगा लें और शाम में उसका फोटो क्लिक करके उस पर डेट डाल दें, ठीक है, डेट डाल दें कि आज ये डेट है और मैंने आज इतने घंटे पढ़ाई करी। इस तरीका से 360 दिन आपको पढ़ाई करनी है। मेरे अकॉर्डिंग मैं कहता हूं इस बात को, 360 दिन में 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। सप्ताह में यानी कि डेली आपको 2 से 3 घंटा पढ़ना है, सप्ताह में आपको 25 से 30 घंटे की पढ़ाई करनी है और ये एनफ है। आप अपनी जिंदगी जिए, अपना कोई वर्क करें, सफल होते हैं इस एक ही अटेम्प्ट में तो बेहतर है, नहीं तो अगले अटेम्प्ट में तो आप सफल हो ही जाने हैं। इस तरीका से आप लेकर के चलेंगे, तब आप मानेंगे कि आप जो है एक सच्चे मायने में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम यहां पर देखने वाले हैं आपका नेक्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री से जो प्रश्न आते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी मैंने जैसे आपको बताया, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से देखते हैं प्रश्न किस तरीका से पूछे जाते हैं। बताएं कि जैसे ये प्रश्न आया है 2019 में, ये 2019 का प्रश्न है, बताएं कि कैसे अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों द्वारा आधुनिक दुनिया की नींव रखी गई थी। तो प्रश्न आसान है। इनके लिए मैंने जब बुक लिस्ट बताई थी तो उस टाइम में मैंने बताया था अर्जुन देव सिंह का बुक है, आप उसे पढ़ लें, उससे ये प्रश्न एड्रेस हो जाने वाला है। और करंट अफेयर हम पढ़ेंगे क्लास में, तो यहाँ पे इतना करा ही देंगे, तो ये हो जाएगा। आगे देखना, गिरमटिया मजदूरों को अंग्रेज भारत से दूसरे उपनिवेशों में क्यों ले गए, क्या वे वहां अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में सफल रहे हैं। तो आप आज देखेंगे कि ये एनआरआई हैं, कुछ देशों के प्रधानमंत्री हैं, कुछ देशों के राष्ट्रपति हैं, और उसके बाद भी वो दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, अपने जो रीति रिवाज हैं उन्हीं से ब्याह शादी वो करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने दूसरे कल्चर के साथ में अपने आप को एसिमुलेट कर लिया है। ये इनके उदाहरण, आप बहुत सारे और भी उदाहरण देख सकते हैं। आज से तुलना करके आज के एग्जाम्पल आप प्रश्नों में देंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, आपके नंबर आने वाले हैं। अगर आप सिर्फ वही लिख पाएंगे जो आपसे आता है, तो फिर आप वही होगा आपके साथ जो एग्जामिनर चाहता है, फिर वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो लिख पाएंगे, फिर जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो रिजल्ट भी आपको नहीं। आप अगर वो करेंगे जो एग्जामिनर चाहता है, जो एग्जाम में पूछा है, तो फिर आपका वो होगा जो आप चाहते हैं। समझ गए। भगवान के लिए भी बोला जाता है ना, अगर तू वो करेगा जो तू चाहता है तो फिर मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं। अगर तू वो चाहता है तो फिर वो कर जो मैं चाहता हूं। समझ गए। आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ज्यादा नंबर आए, आप सफल हो, आपकी रैंक आए। समझ गए। अगर आप वो करेंगे जो आप चाहते हैं तो फिर वो होने वाला है जो एग्जामिनर चाहता है। ठीक, तो आप ये देख लेना। तो ये सारे वही प्रश्न है, आप देख लेना इनको भी। मलय प्रायद्वीप के उपनिवेशवाद के विघटन की प्रक्रिया कौन सी समस्याएं थी। जो मलय प्रायद्वीप के उपनिवेशवाद के विघटन की प्रक्रिया में कौन कौन सी समस्याएं थी वो आपको दे देना। आप उस बुक को पढ़ेंगे, अच्छे से उसमें दिया गए हैं ये सारे। एक है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुई, औद्योगिकरण के दौरान वहां के लोगों के जीवन का गुणवत्ता की चर्चा कीजिए, वर्तमान में भारत में इसकी तुलना कैसे की जा सकती है। आप ये देख सकते हैं कि भारत में ये कह रहे हैं औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुई। ये आसान प्रश्न है, आपने सुने होंगे। ये आपको 8वीं 7वीं से पढ़ना आप प्रारंभ कर देंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्रांति हुई। आप बढ़ते जाएंगे, यहाँ भी तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक अध्ययन के रूप में मैं ऐसा कहता हूँ क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति होनी थी वो प्रेडिक्शन जो मार्क्स ने किया वो कहाँ होनी थी, इंग्लैंड में तो होनी नहीं थी। वो कहाँ होनी थी, किसी कम्युनिस्ट कंट्री में होनी थी, चाइना में होनी चाहिए थी, रूस में होनी चाहिए थी, लेकिन वहां नहीं हुई। कहाँ पे हुई थी, वो इंग्लैंड के अंदर, जो कि प्रेडिक्शन गलत हुआ था कार्ल मार्क्स का। तो इस तरीके से हम लेकर के चलेंगे। तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है कुल मिलाकर, और इसकी पूरी की सीरीज, प्रश्न हल कैसे करने हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करना है, कंटेंट क्या चाहिए, प्रीलिम्स जैसे ही हो जाएगा उसके बाद में पूरी सीरीज लेकर के आऊंगा और एक एक प्रश्न को डिस्कशन करेंगे। एंगल से डिस्कशन करेंगे, उस एंगल से डिस्कशन करेंगे जो आपने अभी तक ना सुना है ना सोचा होगा। आपके पूरे दिमाग को खोल देने वाले हैं। ये नहीं है कि पिटी पिटाई लाइन पे जो चल रहा है ना अभी, और आप चैनल्स पे देखते होंगे कि सिर्फ मैं वो बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि जो आप एक बार किसी ने लिख दिया बस वो सर्वमान्य सत्य, नहीं। मैं आपको वो सिखाऊंगा कि जो मैं सोचता हूँ आप भी अपने विचार रखें इस पे। आप क्या सोचते हैं, जब तक आप अपने दिमाग को नहीं चलाएंगे और जो रटी रटाई बात है, और रटी रटाई तो कभी भी रट लेना ना उन्हें, तो अरे खुद के दिमाग से भी तो थोड़ा सोच लो। इस दिमाग का ये जो इतना बड़ा दिमाग है पे रखा है, जो आपके शरीर का 50-60% ऑक्सीजन इसको चाहिए, इसको भी तो सोच लो थोड़ा सा, इससे भी थोड़ा काम ले लो। क्या ये सिर्फ रटने की मशीन है, रिकॉर्डिंग है क्या ये? नहीं, ये सोच सकती है। इसका सोचने में इस्तेमाल करना है। अगर आप इससे सोच लेते हैं तो आपके आंसर डिफरेंट होंगे, संतुलित आंसर्स होंगे आपके। सोचने को तो आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए हम वहां पर इस तरीके से लिखेंगे और वो पेरिफेरल में होंगी सारी बातें, तो आपको याद रखने में बड़ी सुलभता होगी।
तो आप ये सारा देख लेना। दो विश्व युद्धों के लिए जर्मनी को किस हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्या तीसरे विश्व युद्ध के लिए भी जर्मनी को जो है जो तीसरा विश्व युद्ध होता है, जो कि अभी आपने देखा होगा जेलेंस्की का जो यूक्रेन और रसिया के बीच जो अभी चल रहा है, तो वहां पर भी जर्मनी कभी कभी बीच में कुछ बातें सुलगा देता है, ठीक है। तो क्या तीसरे के भी लिए ऐसा जिम्मेवार मान सकते हैं? हो सकता है कि 2023-24 में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिले, तो इससे तुलनात्मक हमें कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने अभी जो 5 पॉइंट्स आपको बताए थे उनका डिस्कशन हमने कर लिया है। हम जल्दी से, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, और लेक्चर लंबा होने से ये है कि लोग जल्दी से देखते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपसे कहता हूं, अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें और काम का जो है कंटेंट आपको मुश्किल से मिलता है। अगर आप ये मिलता है तो इसे देखने से ना चूकें। तो ये मैं आपको बता रहा था। अब हम देखते हैं, फिर दोबारा से सिलेबस पर चलते हैं एक बार, और यहाँ पर देखते हैं 5 पॉइंट हम देख चुके हैं। 5 पॉइंट हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखना, सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये छठा प्रश्न देखना एक बार। सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के कुछ फीचर्स हमें बताने हैं, कौन से हैं, और डाइवर्सिटी के विषय में बताना है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, किस प्रकार से डाइवर्सिटी इंडिया में देखने के लिए मिलती है, उसके एग्जांपल्स क्या है वो हमें यहाँ बता देने हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट देखना, रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, एसोसिएटेड इश्यूज एंड पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। बहुत सारी बातें हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड इश्यूज जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। वैसे तो आप जो थर्ड पेपर देखेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर भी है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको रोल ऑफ द वीमेन एंड वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, वीमेन्स और वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की क्या जो है रोल क्या है, पॉपुलेशन और एसोसिएटेड इश्यूज, यानी कि पॉपुलेशन, जनसंख्या और उससे संबंधित जो भी इश्यूज हैं, इसके बारे में कई बार यूपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है कि जो जनसंख्या है वो दरिद्रता का कारण है या फिर कुछ और है, ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं कि यदि ज़्यादा जनसंख्या होगी तो मालथस सही निकलेंगे, या फिर जो आज का सोसाइटी है, जो आज का वर्ल्ड है, जो आपको कंज्यूमरिज्म की ओर लेकर जा रहा है, क्या वो सही निकलेगा, ये तो अंत में पता चलेगा। लेकिन कुछ इसके संकेत दिख रहे हैं कि कंज्यूमरिज्म जो है उससे तो भला होने वाला है नहीं दुनिया का। हाँ, आर्थिक रूप से आप स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीका का जो समाज का निर्माण होगा वो बहुत भयावह उसके परिणाम आने वाले हैं। नेक्स्ट देखना, इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्या प्रभाव उसके पड़े हैं इंडियन सोसाइटी पर ग्लोबलाइजेशन के, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक गांव की तरह जब जुड़ जाता है, तो जैसा कि आपने सुना होगा कि जो भारत है उसकी जो संस्कृति है उसको करप्ट कर दिया गया है वेस्टर्न कल्चर के द्वारा। क्या ये सत्य है? अब ये देखने के लिए हमारे एक हटिंगटन साहब थे, उनका एक बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के नाम से। तो उस बुक्स में उन्होंने बताया है कि क्या आप सभ्यताओं का टकराव की ओर देखेंगे इसे, या फिर एसिमिलेशन ऑफ द सिविलाइजेशन की तरह आप देखेंगे, यानी कि दो सभ्यताओं का मिलकर के एक नई सभ्यता का निर्माण करना आप देखेंगे, या आप इस तरीका से देखेंगे कि ये दो सभ्यताओं का टकराव है और जौन सी भी जीत जाएगी वो उस पर हावी हो जाएगी। तो ये मैं आपके लिए सोचने के लिए छोड़ता हूं कि आप इसे किस प्रकार से देखते हैं कि जो आज हमारी जो महिलाएं हैं वो जींस पहनती हैं, शर्ट पहनती हैं, और जो पुरुष हैं उन्होंने धोती कुर्ता और ये सब छोड़ करके वो भी जींस पैंट और टी शर्ट पहनते हैं, जो कोक पीते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, और भी बहुत सारे इस तरीका के जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, ये सब हमारी क्या है, ये हमारे सब संस्कृति का भाग है। ये हम क्या इस तरीका से हमने उनका अडॉप्ट कर लिया है। अपना जो साग है, अपनी मक्का की रोटी, अपने बाजरे की रोटी, वो सब छोड़ दी हैं और हम अब लग गए हैं पिज्जा बर्गर में। क्या ये हमारी संस्कृति का जो एक तरीका से बिगड़ा हुआ रूप है, या फिर हमने उन संस्कृतियों के साथ में अभी एक फेज, अभी हम क्या है एक फेज में है, डिसाइड करने की स्थिति में नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या इससे एक नई संस्कृति, विश्व के लिए एक संस्कृति निकलेगी, जिसे अभी तो हमने देखा है कि ग्लोब की तरह हम जुड़े हैं। क्या एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पूरा विश्व जो है एक तरीका से हो जाएगा? और यदि ऐसा है तो क्या हम उसे ऐसा कहेंगे कि वो वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में है? ये हम वो देखने वाली बात है, और इसके क्या इंपैक्ट होंगे ये आने वाले लेक्चर्स में हम इतना सारा कुछ डिस्कशन करने वाले हैं इन सारी बातों पर कि एक आपका जो दिमाग है ना वो खोल देंगे, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा, दिमाग का जो बल्ब है वो जल जाएगा कि आप इस तरीका से भी सोच सकते हैं, अलग अलग जाकर के भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना आप सोशल एम्पावरमेंट एंड कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, इस तरह की जो विचारधारा है, कम्युनलिज्म क्या है, रीजनलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, एक भारत में क्यों पनप रहे हैं, इनके पनपने से क्या
क्या हानियां हैं भारत की यूनिटी डाइवर्सिटी, इसको ये सारी चीजें हम देखने, सारी बातें हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखना है सैलेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अच्छा ये वाला पहले देख लेते हैं, सोशल वाला पार्ट एक बार। यानी कि यहां से आप देखते हैं ये है हमारा 6 से लेकर के 9 तक, 9 तक देखते हैं, 6 से 9 तक ये 3 पॉइंट है। इस किस तरह के जो प्रश्न पूछे गए हैं इंडियन सोसाइटी, एक बार आप देखना इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। 6, 7, 8, 9 ये जो पॉइंट है इनसे किस प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट, क्या भारत की विविधता और बहुलता वैश्वीकरण, क्या भारत की विविधता और बहुलता वैश्वीकरण चलते खतरे में है? आपने उत्तर का न्यायोचित ठहराइए। ये वही प्रश्न जिस पर मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि जो आप किस तरीका से देखते हैं। अगर आप यहाँ पर आपके लिए उन्होंने ओपन हैंडेड छोड़ दिया है, आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? न्यायोचित ठहराइए। अगर आप खतरे की तरह देखते हैं तो आप कहेंगे कि सभ्यताओं का टकराव है, और अगर आप इसे एसिमुलेशन की तरह देखते हैं तो आप कहेंगे कि नहीं, अभी डिस्कशन हम इस पर कर तो सकते हैं लेकिन हम अभी इसका एक निर्णय पर नहीं पहुंच सकते कि ये सभ्यताओं का जो है टकराव है क्या एसिमुलेशन। अगर कल इससे कोई एक नई संस्कृति पैदा होती है तब ये एसिमुलेशन हो जाएगा, और अगर इससे कोई टकराव पैदा होता है तब ये अगर भिन्नता पैदा होती है तो टकराव के रूप में सामने आएगी। यही है नेक्स्ट प्रश्न है, रिवाजों और परंपराओं को तर्क दबाती है और उनका नतीजा रूढ़िवाद के रूप में सामने आता है। अब ये वही प्रश्न है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप सभ्यताओं का जो टकराव देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे रीति रिवाज है वो हमारी रूढ़िवादिता को आगे बढ़ाते हैं। रीति रिवाज और परंपराओं को तर्क को दबाती है, यानी कि जो रीति रिवाज है वो हम परंपराएं और रीति रिवाज हमारे तर्क को दबा देती हैं। जैसा कि आप उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि 7 फेरे ही क्यों लें, ठीक है, गाड़ी आने के बाद में उसके सामने नारियल ही क्यों फोड़े, दीपावली पे हम बम ही क्यों फोड़े, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने धर्म में इसी प्रकार से यदि सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब है वो यही कह रहे हैं कि ये जो हमारी परंपरा और रीति रिवाज है तर्क को दबा देती हैं, रैशनल थिंकिंग है उसको दबा देते हैं। और आगे कह रहा है कि इनका नतीजा रूढ़िवाद के रूप में सामने आता है। तो वो कह रहे हैं कि इसका जो नतीजा है वो किसके रूप में सामने आता है? रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का मतलब है कि ऐसी या इस तरीका की व्यवस्थाएं जहां पर तर्क नहीं होता, बल्कि करने के लिए हम इसलिए कर रहे हैं, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे इसलिए हम ये कर रहे हैं। और वही रूढ़िवाद बिना किसी तर्क, बिना किसी सोच, बिना किसी समझ के अगर हम कुछ भी करते जाते हैं तो वो रूढ़िवाद के रूप में आ जाएगा सामने। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि महिलाओं की सशक्त बनाना जनसंख्या वृद्धि को रोकने की कुंजी है। वो कह रहे हैं कि अगर हम महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, महिलाओं के हाथ में इस तरह की शक्ति हम देते हैं कि वे अपने निर्णय खुद कर सकें कि प्रेगनेंसी कंसीव करना है या नहीं करना है, तो उसके यदि उनके हाथ में ताकत आती है, वो ताकत किससे आएगी? आर्थिक सशक्तिकरण से आ सकती है क्या? हमारा जो समाज है उसका, जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना दीजिए तो समझाएं कि आप ही आ जाए। क्या समाज इस बात के लिए 1-2% आप देख करके सामान्यकरण नहीं कर सकते उसका? क्या आप कहेंगे कि देखो सर वो वहां पे एक महिला थी, उसकी नौकरी लग गई, उसके घर में उसका सम्मान बढ़ गया। आप 1-2% को लेकर के पूरे समाज का जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि बदलाव जो है ना वो मास के अंदर जब आएगा ना, बहुत सारे लोगों के अंदर आएगा जब कहते हैं कि समाज में बदलाव आया। 1-2% से उसे आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, नहीं ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा। अभी इसके लिए बहुत सारी केस स्टडीज जानी बाकी हैं, अभी इसमें बहुत शोध होने बाकी हैं, जब आप इसे कह सकते हैं कि हाँ अगर महिलाओं को सशक्तिकरण हम करते हैं, 100% महिलाओं को जॉब देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि महिलाएं जो है वो फिर उनका जो है निर्णय लेने में उन्हें उनके परिवार में उन्हें निर्णय लेने दिया जाएगा। अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये समाज जो है वो पुरुषवादी समाज है। हमारे समाज का जो निर्माण हुआ है उसके गहराई में जो बैठा हुआ है वो एक पुरुष बैठा हुआ है। आप कहीं से कहीं तक भी आप देख लें, हमारे रीति रिवाज, हमारी गाली, हमारे पूजा पाठ कहीं भी आप देखेंगे, और मैं अपने नहीं कह रहा, मैं पूरे और भी जो भी हमारे रिलीजन है, सेक्ट्स जो भी हैं, उनमें आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर पुरुष को वर्चस्ववादी के रूप में दिखाया गया है। चाहे वेस्ट आज कितना ही भी सोफिस्टिकेटेड बनता हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप यही देखेंगे उसके अंदर भी, उसकी मानसिकता में भी ये चीजें बैठी हुई हैं। आगे देखना आप, किस प्रकार भारत की परंपरानिरपेक्षता की अवधारणा पश्चिम की परंपरानिरपेक्षता वाले मॉडल से भिन्न है, चर्चा करें। तो ये तो एकदम आपको कई बार ये प्रश्न जो है रिपीट हो चुका है पहले भी यूपीएससी में। तो फ्रांस से आपको कंपेयर करना, क्योंकि वहां से हमारा लिया गया है ये पंथ निरपेक्षता का, क्योंकि ये पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्ष हो नहीं सकते। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता भी चुका हूं कि भारत धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे यहाँ धर्म है
और धर्म हमारे यहाँ धर्म है, रिलीजन नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। हमारे यहाँ धर्म जो है DHRAMA है, रिलीजन नहीं है। रिलीजन जो है वो अलग है, वो वेस्टर्न से आता है, लेकिन जो धर्म है हमारे यहाँ पे वो किससे आता है, वो चित्त से आता है। यानी कि आपकी जो भी जैसे अग्नि है, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उनकी जो क्वालिटीज है, उनसे आता है धर्म। जैसे अग्नि है, उसका धर्म क्या है, जला देना। जैसे पानी है, उसका धर्म क्या है, शीतलता प्रदान करना। वायु है, उसका धर्म क्या है, ठंडक, जो यानी कि आपको ठंडक देना। यानी कि इसी प्रकार से जो ये सारी हैं, सूर्य का धर्म क्या है, हमें अग्नि देना। चांद का धर्म, इस प्रकार से उनका जो धर्म है, उनका कंसेप्ट हमारे यहाँ अलग है। इसीलिए हम धर्म निरपेक्षता नहीं कह सकते, क्योंकि धर्म हम एट्रीब्यूशन की तरह लेकर के यहाँ पे चलते हैं, ना कि किसी पूजा पद्धति के आधार पर। एक उदाहरण देकर धार्मिकता और सांप्रदायिकता के बीच अंतर बताइए और समझाइए कि किस प्रकार स्वतंत्र भारत में धार्मिक रूपांतरण होकर सांप्रदायिकता बन गई है। यानी कि धार्मिकता और सांप्रदायिकता, ठीक है। धार्मिकता यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने आपको वो भी बताया, और सांप्रदायिकता क्या है, उसको ऐसा रूप दे देना कि हम श्रेष्ठ हैं। सांप्रदायिकता जो है, हम श्रेष्ठ है, हम ही हैं जो है, हम तोप हैं और बाकी कोई कुछ नहीं है। अगर इस तरीका से आप चलते हैं तो उससे समाज में संप्रदायवाद बढ़ जाएगा, यानी कि वैमनस्य आपका बढ़ जाएगा, समाज चरमराने लगेगा। इस प्रकार से यदि कोई सोचते हैं कि वो कह रहा है कि जो हमारी ये विचारधाराएं दो हैं, इनमें यही क्या है, जो है संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रही है। आप इस पर हम विचार करेंगे, आने वाले टाइम में देखेंगे। तो ये सारे प्रश्न वही हैं, आप एक बार देख लेना। इस प्रकार से हमारा जो ये 9 पॉइंट है ये खत्म होते हैं, और अब हम आगे चलते हैं एक बार सिलेबस पे और देखते हैं कि किस प्रकार से आगे लिखा हुआ है। 10वां पॉइंट आप देखना, सैलेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट देखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड दैट इंडियन कॉन्टिनेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल वेरियस पार्ट्स ऑफ दैट वर्ल्ड। यानी कि आपको ये सारा देखना है। नेक्स्ट आप एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फेनोमेना सच एज द अर्थक्वेक्स, सुनामी, वोल्केनो एक्टिविटी एंड साइक्लोन, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन द क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग एंड द आइस कैप्स एंड दैट फ्लोरा फौना एंड इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। यानी कि ये 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर और देख लिए, 3 है, 10, 11 और 12, यानी कि ये 3 पॉइंट्स हैं। यानी कि ये हमारे हैं ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, और ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिर उन्हें अलग अलग देख लेंगे। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी पेपर में किस तरीके से आते हैं। फ्रेंड्स देखेंगे कि ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। हमने वहां पे आपको सिलेबस दिखा दिया। सिलेबस के बाद में हम चलते हैं पेपर पर, पेपर पर देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। हिमालय के हिमनदों पिघलने पर भारत की जल संसाधन पर किस प्रकार का दुर्गम प्रभाव होगा। ये कह रहा है कि हिमनद यदि पिघल जाते हैं तो भारत के पास जो जल संसाधन है वो किस प्रकार से उन पर दूरगामी, अभी नहीं पूछ रहा, अभी कोई प्रभाव ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन दूरगामी परिणाम बहुत ज्यादा भयंकर और भयावह होने वाले हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे। वर्तमान में लौह इस्पात और उद्योग कच्चे माल के स्रोतों से दूर स्थापित, उदाहरण के लिए इजी प्रश्न है, कोई बहुत ज्यादा इनमें आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो वहां से ये सारे प्रश्न हो जाने वाले, और यहाँ इतना सारा विचार कर लेंगे कि इनसे अलग भी कोई प्रश्न आएंगे तो भी आप इनसे भी अलग एकदम हटकर भी प्रश्न आपको आते हैं, इस पिच से भी अलग आते हैं, तो आप चुटकियों में हल उसे कर देंगे। यूपीएससी हम लेकर इस चले हैं कि आपके जो यूपीएससी की यात्रा है उसे इतना सुगम बना दें कि आप खेलते खेलते यूपीएससी पास कर दें। चाहे आप नॉर्मल बीए या कुछ भी आप बीएससी वगैरह करके आए हैं तो भी जरूर नहीं आपको आईआईटीएन होना चाहिए। आप दिल में दर्द लिए घूम रहे हैं, काश में भी आईआईटी होता, काश में एक डॉक्टर होता, काश मेरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से हुई होती। अरे आप जिस भी मीडियम से हैं आप बेहतर हैं, जो आप हैं आप वो बेहतर हैं। आप जब इस बात को विश्वास कर लेंगे तब उस दिन से आपके अंदर बदलाव प्रारंभ हो जाएंगे। जो आज आप हैं अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति की देन है। आपने सुना होगा, मैं आपको बताता हूं भीष्म पितामह से कि आप कोई अगर दोबारा से ये मौका दिया जाए कि आप ये जो महाभारत है वो हो तो क्या आप इसे करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि अगर परिस्थिति ऐसी रहती है, पता है रिजल्ट तो आपको पता है ना क्या है महाभारत का, पूरा रिजल्ट पता होने के बाद भी वो युद्ध होगा, क्योंकि युद्ध होने का कोई मानसिकता नहीं होती इसे लेकर के कि युद्ध करना या नहीं करना, परिस्थिति होती है। युद्ध होना कोई हमारी मांग नहीं होती कि कोई हम जान कर ऐसा करते नहीं, वो परिस्थिति ऐसी होती है। तो अगर वो परिस्थिति दोबारा से बनती है तो रिजल्ट कुछ भी हो वो हो करके रहेगा। इसीलिए रिजल्ट्स देख करके युद्ध नहीं होते, रिजल्ट्स तो सब पता है,
युद्ध का रिजल्ट कोई बहुत प्यारा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि युद्ध एक ऐसी बात है, युद्ध एक ऐसी घटना है जहां जीतने वाला भी हारता है और हारने वाला तो हारता है। युद्ध में जीत कभी किसी की नहीं होती, यह समझ लेना। कोई कहता है ना कि युद्ध में वो जीत गए, नहीं, युद्ध में कोई नहीं जीतता, युद्ध में सिर्फ हार होती है और हमारे अहंकार की क्या होती है, एक पुष्टि होती है। अगर हमारे अहंकार, आपने अशोक के बारे में सुना होगा, अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद में धम्म की स्थापना की थी और बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। समझे आप, उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये समझ गए थे कि उनके अहंकार की वजह से, तो वो तो जीत गए थे ना, कलिंग में इतना खून खराबा हुआ था, वो जीत गए थे, लेकिन उन्होंने वो भी क्या है, वो हार गए थे, वो राजा से नीचे चले गए थे, यानी कि राजा की गद्दी भी छोड़ दी थी। तो क्या आपको ये समझ नहीं आता कि युद्ध से कोई नहीं हारता? अगर ऐसे में कभी इस तरह के टॉपिक आते हैं तो आप इस पर बेहतरीन रूप से एग्जाम्पल दें, अच्छी भाषा रखें, शुद्ध भाषा रखें, अच्छे शब्दों का चयन करें, बहुत मार्क्स आने वाले इन सभी टॉपिक से आपको। तो ऐसे जो है वो इस तरीका से हम लेकर के चलेंगे। अलग से बहुत सारी बुक्स आपको उन पर हम देखेंगे, उनकी समरी आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि किस तरह से आप वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया। इसी प्रकार से ये सारे आप प्रश्न एक बार देख लेंगे। एक प्रश्न और मैं आपको दिखा देता हूं। भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुरता की संभावनाएं, हालांकि इसके विकास क्षेत्र विविधताएं हैं, यानी कि हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय विविधताएं हैं। तो कह रहा है कि हाँ संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन कहीं पे कहीं आपको कम रूप से सूर्य का जो प्रकाश है वो अवेलेबल है, कहीं ज्यादा है। तो विविधता तो है, भिन्नता तो देखने के लिए मिलती है, लेकिन संभावना जरूर है। इसी प्रकार से सारा आप देख लेना। एक और मैं दिखाई देता हूं, पश्चिमी घाट की नदियां द्वारा डेल्टा निर्माण नहीं होती, क्यों? तो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है वो क्या है, वो 90 के एंगल पे इस तरीका से खड़े हुए हैं। अगर अच्छा, यदि वो इस तरीका से खड़े हैं तो ऊपर से जो वाटर आएगा वो तेजी से क्या करेगा, नीचे चला जाएगा, तेजी से जाएगा। जबकि ईस्टर्न घाट जो है वो क्या है, जगह जगह से कटे और फटे हुए हैं, और जो नदियां हैं वो भी क्या है, सिल्ट लेकर के नहीं आती। और पश्चिमी घाट में जो है वो सिल्ट लेकर के नहीं आती। पूर्वी घाट की जो नदियां हैं वो सिल्ट लेकर के आपको आती हैं, लंबी दूरी तय करती हैं, जबकि वेस्टर्न घाट की जो नदियां हैं वो लंबी दूरी तय करके नहीं आती। और जो पहाड़ की जो ऊंचाई है, पहाड़ की ऊंचाई भी ज्यादा है, वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो ज्यादा है, और क्या है, स्टीप है, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण के कारण वहां पर वो डेल्टा नहीं बना। और भी बहुत सारे कारण हैं, वो जो हम पढ़ाएंगे तो सारे आपको करा ही देंगे। तो ये सारा आप देख लेना। आप देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी से किस प्रकार के जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं वो भी आप एक बार देख लेना। आप देखना, वर्तमान में लोहे इस्पात उद्योग के, ये तो अभी मैंने आपको कराई दिया। भारत में 10 लक्षित नगरों में, जिसमें हैदराबाद और पुणे स्मार्ट शहर भी सम्मिलित हैं, उनमें बाढ़ की जो समस्या है वो अभी भी है। आप अभी भी देखे होंगे कि जब न्यूज़पेपर आप उठाते होंगे तब आप वहां पर देखते होंगे कि बहुत सारे आपको मिलता होगा कि अभी उस शहर में बाढ़ आ गई, यानी कि जैसा हम अर्बन फ्लड्स के नाम से जानते हैं, यानी कि शहरी बाढ़ के नाम से जानते हैं। वो बाढ़ आ क्यों रही है, ऐसा है क्या? यानी कि क्या ये हमारी नेग्लेंसी है, हमारी जो एजेंसियां हैं उनका नेग्लिजेंसी है, या फिर हमारा जो पॉलिटिकल विल है वो इतनी कमजोर थी कि उन्होंने इस बात को कभी देखा ही नहीं कि, या इस बात पर कभी गौर नहीं किया कि कौन कौन से शहरों में कहां कहां पर झीलें थी, तालाब थे, और वहां पर लोगों ने अतिक्रमण करके अपने घर वगैरह का निर्माण कर लिया है। पानी कहां जाएगा, पानी का ढलान कहां है। इस तरीका से हम सिर्फ स्मार्ट शहर नहीं बना सकते। स्मार्ट तब तक, एक प्रश्न भी पूछा है इसमें, शायद किसी प्रश्न में पूछा है, स्मार्ट शहर जो है तब तक वायबल नहीं हो सकते जब तक आप स्मार्ट गांव ना बना दें। यानी कि जो आपने पढ़ा होगा, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो पुरागा कंसेप्ट लेकर के आए थे, जहां गांवों को शहरों के आधार, यानी कि जो शहरों में जो सुविधाएं हैं बेसिक, वो गांवों में भी प्रोवाइड कराई जाए। उसके ऊपर भी प्रश्न आया था कि जो पुरागा कंसेप्ट है क्या वो सफल रहा है या असफल रहा है, इस प्रकार का कोई प्रश्न था। तो कह रहे हैं कि जब तक आप स्मार्ट गांव नहीं बनाएंगे, जब तक स्मार्ट शहर वायबल नहीं होंगे। और यहां पे वो कह रहा है कि आप नए स्मार्ट शहर तो बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अभी के जो शहर है वहां पर पानी के जो भराव है, बाढ़ आने की जो घटना है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हर ईयर में आप देखेंगे बढ़ती जा रही है। पहले उन्हें हम सही कर लें, उसके बाद हम आगे सोचें। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। भारत के वन संसाधनों की स्थिति और जलवायु परिवर्तन पर इसके परिणामी प्रभाव का परीक्षण कीजिए। भारत के जो वन संसाधनों की स्थिति क्या है और जलवायु पर इसका क्या परिणाम होंगे, ये आपको पूछ रहा है। इजी प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र को विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो, जो भी पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो बहुत ज्यादा
फंजिबल होता है, यानी कि ब्रेकेबल होता है। अगर आप वहां पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो वहां आप डेफिकेशन भी करते हैं, वहां पर आप पिन्नी भी फेंकते हैं, वहां पर आप जहां ह्यूमन बीइंग जाएगा वहां नॉर्मल जो इस तरह की गंदगी है वो होगी। अगर आप ये होती है तो आने वाले समय, अच्छा और भी हम आपको बताऊंगा, ये मैं छोटे स्तर पर आपको बताए। दूसरा क्या है आपका, आपने एक पढ़ा होगा एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का कंसेप्ट है। तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जब लाते हैं उसके वहां पे ये देख लेते हैं कि ये क्षेत्र वायबल है या नहीं। आपने अभी उत्तराखंड के अंदर देखा था कि जो जमीन थी वो धंस गई थी, जमीन जो है तिड़क गई थी, वो धंस गई थी, क्योंकि वहां पर इस तरह के जो प्रोजेक्ट है वो लगाए गए हैं। और दूसरा कि जो लोग रहते हैं अपने मैदानी क्षेत्र में, वो लोग पलायन करके कहां जा रहे हैं, वो पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं, वहां रहने की जगह बना रहे हैं, जबकि पहाड़ जो है वो इसके लिए नहीं है। मैंने आपको बताऊं, आगे भी हम बताएंगे कि एक प्रश्न ऐसा भी था कि जो हमारा जो नॉर्थ है यानी हिमालय जो है वहां भूकंप क्यों ज्यादा आते हैं, और जबकि जो साउथ है वहां भूकंप कम आते हैं। तो भूकंप इधर ज्यादा आते हैं, यानी कि सिस्मिक जोन है, बल्कि उधर आप जाकर के और आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसकी संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। यही है वाटर स्ट्रेस का क्या मतलब है और भारत में ये किस प्रकार से, सारा कुछ देखने वाले हैं। आप ये सारी PDF हमारी ऐप से डाउनलोड कर लेना, और वेबसाइट से भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐप से आप डाउनलोड कर लेना इसे। आगे देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार देखना, परिप्रशांत क्षेत्र की भूभौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए। परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षणों का परीक्षण कीजिए, पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट देखना, मरुस्थलीकरण और प्रक्रम की जलवायु की सीमाएं नहीं, मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायु सीमाएं नहीं होती। उदाहरण दीजिए, आसान प्रश्न है। मेंडल प्लूम को परिभाषित कीजिए। जो मेंटल प्लूम है वो क्या है, उसे परिभाषित करने की बात कर रहा है। और प्लेट विवर्तन की इसकी भूमिका, एकदम आसान प्रश्न है। नासा का जूनो मिशन पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को समझने में किस प्रकार सहायता करता है। इंडोनेशियाई और फिलीपींस द्वीप समूह हजारों द्वीपों के विरचन की व्याख्या कीजिए, आसान है। क्या कारण है कि संसार के विलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन जो भी होते हैं वो तंत्र महाद्वीपों के सीमांतों के साथ साथ अवस्थित होते हैं। वलित पर्वतों के विवरण, वलित पर्वतों के वैश्विक वितरण और भूकंप और ज्वालामुखियों के बीच संबंध को उजागर कीजिए, आसान प्रश्न है ये भी। और एक प्रश्न यहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में मुख्य गर्म मरुस्थलीय 20 से 30 डिग्री उत्तर और महाद्वीपों के पश्चिम भाग में के बीच अवस्थित क्यों होते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने 12 के 12 पॉइंट्स, यानी कि जो मेंस का GS फर्स्ट पेपर है उसके अंदर 12 पॉइंट्स है। 12 पॉइंट्स को हमने 3 भागों में, पहले 1 से लेकर के 6, फिर 7 से लेकर के 9 और फिर 10 से लेकर के 12, इस प्रकार 3 पार्ट्स में बांट करके अलग अलग PDFs के साथ में, प्रीवियस ईयर के साथ, पेपर के साथ में मैंने आपको कंपेयर किया है। यहाँ मैंने आपको कोई भी पेपर जो है हल नहीं किया है, बस आपको एक दृष्टिकोण देने का मैंने एक प्रयास किया है कि आप किस प्रकार से सोच सकते हैं। आगे हम ये सारे, जब प्रीलिम्स हो जाएगा, पूरी टेस्ट सीरीज इसके एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम भिन्न भिन्न तरीका से इस पर विचार करेंगे कि ये प्रश्न का आंसर इस तरीका से भी हो सकता है। फॉर्मेटिंग किस प्रकार से आपको करनी चाहिए, टेलेंडर वर्ड्स जो होते हैं उनको, उनका मतलब क्या है, उन्हें किस प्रकार से लेना चाहिए, ये सारी की सारी बातें हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।